हेलो। सो हम आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 है ये, एंड किरचॉफ्स रूल्स गिवन बाय किरचॉफ्स। हम इस पर एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं, क्योंकि जितना भी हमारा सर्किट्स हैं उसमें जो एनर्जी फ्लो, करंट फ्लो और करंट इन ईच ब्रांच जो हमें निकालना होता है वो फाइनली इसी पर बेस्ड है। तो इसके दो रूल हैं इन जनरल। एक फर्स्ट रूल है जंक्शन रूल, ओके। सेकेंड रूल है लूप रूल। फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जंक्शन रूल किसी जंक्शन पर एक्ट कर रहा होगा और लूप रूल किसी लूप पर एक्ट कर रहा होगा। तो जब हम जंक्शन रूल में आते हैं तो मतलब जंक्शन मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर बहुत सारी चीजें आके या तो मिलती हैं या बिछड़ती हैं, वो हम जनरली कॉल करते हैं उसको जंक्शन के रूप में। जैसे आपने सुना होगा गुना जंक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें आती हैं, एट द सेम टाइम इसी पॉइंट से बहुत सारी ट्रेनें बाहर भी जाती हैं। तो मतलब जब कोई ऐसा पॉइंट हमको मिल जाए जहां पर करंट एंटर भी हो रहा है और जहां से करंट लीव भी हो रहा हो, तो निश्चित रूप से वो जंक्शन बन जाएगा। अब उस जंक्शन के लिए किरचॉफ्स ने एक सिंपल सा रूल बना लिया। अब वो जो रूल बनाया तो उसमें भी क्या हो रहा होगा कि जब जंक्शन है तो बहुत सारा करंट कहीं से एंटर हो रहा होगा और कहीं से करंट बाहर भी हो रहा होगा। तो उसने जो रूल बनाया उसने ये बनाया कि जो करंट यहां पर एंटर, टोटल करंट एंटरिंग इक्वल्स टू टोटल करंट लीविंग। अगर ये क्राइटेरिया जो है एंटरिंग और लीविंग बराबर है तो इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर जो करंट है वो किसके कारण से आ रहा है, चार्ज के कारण से। तो यहां पर ना तो ऐसा कोई एरिया है जहां पर चार्ज क्रिएट हो पा रहे हैं, ना ही यहां पर ऐसा कोई एरिया जहां पर चार्ज सिंक हो पा रहे हैं। तो जो जंक्शन रूल है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो हमारे पास आ जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और आप सिंपल लैंग्वेज में इसको बोल सकते हो कि कोई भी जंक्शन जहां पर करंट एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है वहां पर ना तो कोई सोर्स होता है, ना वहां पर कोई सिंक होती है, ना वहां पर चार्ज क्रिएट होते हैं और ना जहां पर चार्ज डिस्ट्रॉय होते हैं। तो फाइनली जितना चार्ज वहां पर आएगा उतने दूसरे रास्ते से निकल जाएगा। इसको अगर करंट के टर्म्स में डालेंगे तो क्या टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन विल बी इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन, और algebraic sum of total current at a junction is 0। कैसे? ऐसा आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल्स टू 0। लेकिन I1 वाला पार्ट हम प्लस लेंगे, I2 हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, इट विल बी माइनस I2। जो I3 है वो बाहर की तरफ जा रहा है, तो जो भी करंट्स हमारे बाहर की तरफ जा रहे हैं उनको हम प्लस ले लेंगे और जो करंट हमारे एंटर हो रहे हैं उनको हम माइनस ले लेंगे, ठीक है। और I5 भी चूंकि ये बाहर जा रहा है तो ये भी हमारा प्लस होके माइनस हो जाएगा। फाइनली आप देखो I1 प्लस फिर हमारे पास है I3, फिर हमारे पास है I5 इक्वल्स टू I1 प्लस I4। अब आप देखिए आपको मिल रहा है कितना करंट एंटर हो रहा है, I1 I2 I3, कितना करंट बाहर जा रहा है, I1 I4। इस तरीके से हमको ये फर्स्ट रूल मिला है किरचॉफ का, जिसे हम जंक्शन रूल कहते हैं। और ये जंक्शन रूल हमारे लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि जब हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स डेवलप होते हैं, इवन इन डोमेस्टिक वायरिंग जब ये सर्किट्स डेवलप होते हैं तो वहां पर भी जंक्शंस पर कहां से करंट आ रहा, कहां से करंट जा रहा और ये करंट की क्वांटिटी कांस्टेंट है, तभी तो पूरे सर्किट्स में हमको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली सेम मिल जाता। करंट डिवाइड होता है पर फाइनली जंक्शन पे आके वो सेम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है लाइफ में जंक्शन रूल।
जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स डेवलप होंगे, जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनेंगे, उसमें ये क्राइटेरिया फॉलो होना है कि किसी भी जंक्शन पर टोटल सम ऑफ एल्जेब्राइक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, क्यों 0 हो जाता है? क्योंकि वहां पर जितना आया था उतना गया था, सब सम करेंगे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक, अब हम आ जाए जंक्शन का लूप रूल। अब जो जंक्शन का लूप रूल है, मतलब वो किसी ना किसी लूप पर ही एग्जिस्ट कर रहा होगा, और अगर ये लूप पर एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पर्टिकुलर लूप में जो टोटल ईएमएफ है अप्लाइड और डेवलप्ड, उनका सम 0 होता है। तो दैट मींस जंक्शन रूल हमारा करंट का अलजेब्राइक सम कर रहा था, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी थी। यहाँ पर ये पोटेंशियल का सम वो भी अलजेब्राइक हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल भी हमारी पोटेंशियल या पोटेंशियल ड्रॉप जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं वो भी हमारी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। फाइनली अगर ये अलजेब्राइक है तो कहीं ना कहीं वर्क पर यूनिट चार्ज हो जाएगा पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो ऑटोमेटिकली वर्क सेम है, वर्क सेम है तो एनर्जी सेम है। तो एक पर्टिकुलर लूप में टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा 0 हो जाती है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो उसके लिए अब मैंने यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम बनाया है, और ये है एक्चुअली ब्रिज। ब्रिज इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 आर्म्स लिए हैं, और 4 आर्म का जो रेसिस्टेंस है वो है P, वो है Q, ये है R और ये है X। ये 4 आर्म लिए हैं, चारों आर्म का रेसिस्टेंस PQR है। और यहाँ पर जब मैंने यहाँ करंट आई दिया था, वो करंट जंक्शन A पर पहुंचा। अब ये जंक्शन A पर जब पहुंचा तो जैसे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ P और X की जो रेसिस्टेंट एबिलिटी थी उसके हिसाब से करंट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ रेसिस्टेंस कम होगा तो यहाँ से, जैसे अगर हम चौराहे पे पहुंचे या 2 रास्ते हमको कहीं मिल रहे हैं, एक रास्ते पर भीड़ कम है, दूसरे रास्ते पर भीड़ ज्यादा है, हम क्या करेंगे? हम वो वाला रास्ता फॉलो करेंगे जहां पर भीड़ कम है, क्योंकि वो हमारे लिए इजी ट्रैक हो जाएगा। पहुंच दोनों लास्ट में एक ही पॉइंट पर रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए। इसके हिसाब से I1 हमारा अगर P में पहुंचा तो हमारे पास I माइनस I1 हमारा कहां पहुंचा? AD में। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसमें I1 आ गया और यहाँ पर I माइनस I1 आ जाएगा। और ये है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का अपना खुद का रेसिस्टेंस होता है। गैल्वेनोमीटर करंट डिफ्लेक्शन को मेजर करने का एक डिवाइस है, तो उसका खुद का रेसिस्टेंस होता है, तो उसमें करंट हम डाल देंगे IG। अब हमारे पास एक पूरा लूप यहाँ बन के मिल रहा है। कौन सा लूप हमको मिल के मिल रहा है? ये हमारा जो लूप मिल रहा है, ये मिल रहा है ABD। और ABD पर अगर हम अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, कौन सा वाला? लूप रूल का, तो आप देखिए ये हमारा A, ये B और ये D है। यहां पर हमारा I1 करंट था, यहां पर हमारा I माइनस I1 हो जाएगा, ये हमारा IG हो जाएगा, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और ये हमारा X है। ठीक है, इस पूरे लूप को अगर हम लें तो इस पर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है उस सम को हम सम अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा I1 इंटू P प्लस IG इंटू G प्लस I माइनस I1 इंटू X इक्वल्स टू 0। इस लूप के लिए टोटल EMF हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लूप अगर हम कंसीडर करें, मैं एक्चुअली आपको एक कॉन्सेप्ट पर ले जाना चाह रही हूं, और वो कॉन्सेप्ट नथिंग अदर देन हमारा है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। तो मेरा ये मेन फोकस था कि मैं आपको ये फॉर्मूला जो जंक्शन रूल है उसका बेसिक भी समझा दूं, और साथ में आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल भी कवर करवा लूं, क्योंकि दोनों एक ही टॉपिक पर बेस्ड हैं। तो हमारे पास ये आ रहा है IG और ये हमारे पास जा रहा है G।
और यहां पर हम पहुंचेंगे तो I माइनस I1 इंटू प्लस ऑफ IG इंटू ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर R। इस I2 को हमने लिया है I माइनस I1, क्योंकि मैंने आपको यहाँ I1 दिया था, यहां से मैंने I दिया था I माइनस I1, ठीक है। ये डायग्राम आप देखिए, यहां पर मैंने I करंट दिया था, ये करंट हमारा I1 इसमें गया तो I माइनस I1 नीचे वाले पार्ट में पहुंचेगा, ये हमारा था AB और यहाँ पर हमारे पास था AB। अब AB से BD में हमारे पास IG करंट गया था और यहाँ पर I1 माइनस IG हो जाएगा। ये करंट डिवाइड करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ रहा है ये नेक्स्ट पॉइंट C और यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट आया था, यहाँ पर जो करंट है I माइनस I1 और IG, ये प्लस ऑफ IG हो रहा है क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम है। और यहाँ पर हमारे पास एक R था, यहाँ पर हमारे पास X था, यहाँ पर हमारे पास P था, यहाँ पर हमारे पास Q था। और फाइनली आप देखिए जब हम लास्ट पार्ट पे C पर पहुंचते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I1 माइनस IG प्लस ऑफ I माइनस I1 प्लस ऑफ IG। आप देखिए सारा कुछ कैंसिल हुआ और हमको वापस IG मिला। आप इस चीज से हमको कुछ सीखने को तो मिल रहा है कि जितना दिया था आज इट इज उसने वापस कर दिया। एक्चुअली ये हमारा नेक्स्ट पार्ट था, ये हमारा इक्वेशन आ गया है नेक्स्ट वाला और इसके लिए हमारे पास बन रहा है IG इंटू G प्लस ऑफ I माइनस I1 प्लस IG इंटू R प्लस ऑफ इक्वल टू I माइनस I1 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ IG और यहाँ I माइनस, ये दोनों सेम डायरेक्शन फॉलो कर रहे थे, जो सेम डायरेक्शन फॉलो कर रहे थे IG G और I माइनस I1 प्लस G इंटू R, इसको मैंने प्लस में लिया है। ये अपोजिट डायरेक्शन फॉलो कर रहा था, उसको मैंने माइनस में लिया है। इसमें भी आप देखो I1P और IG इंटू G, ये दोनों हमारे माइनस हो जाएंगे और ये वाला डायरेक्शन चूंकि ये सेम चल रहा है I माइनस I1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस हमारे यहाँ बने हैं और ये जो दो इक्वेशंस बने हैं वो हमने दो लूप के हिसाब से बनाए हैं, ठीक है। ये हमने दो लूप के हिसाब से बनाए हैं और आपको मैं बता दूं, अगर ये वाले जो टर्मिनल्स थे, इसका, इसका और इसका, ये चार हमारे पास थे, ये था हमारा P, ये था Q, ये था R और ये था X और यहाँ पर बीच में हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर था जो करंट के डिफ्लेक्शन को बता रहा है। लेकिन कहीं से अगर हमारे पास ये पॉइंट मिलता है P अपॉन X इक्वल्स टू Q अपॉन R, मतलब जैसे यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 16, तो रेशियो दोनों तरफ बराबर आया और अगर रेशियो बराबर आता है तो इसमें फिर करंट फ्लो नहीं होता, ये बैलेंसिंग कंडीशन कहलाती है। और इस बैलेंसिंग कंडीशन में IG की वैल्यू 0 हो जाती है, IG की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और ये मान के करेंगे कि ये जो ब्रिज अपन ने कंसीडर किया है ये ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है और बैलेंस्ड कंडीशन में है अगर, तो इसमें IG में कोई, मतलब G में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो हम इसमें से IG को 0 करते चले जाएंगे, IG को हम 0 कर देंगे, मतलब टोटली हमारा जो IG है ये 0 हो जाएगा। हमारे पास बच रहा है माइनस I1P प्लस I माइनस I1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 और दूसरा बच रहा है
I minus I1 into R plus of I minus I1 into I minus I1 into X और I minus I1 into R Q। ठीक है, यहां पे बचेगा हमारे पास माइनस ऑफ I1 इंटू क्यू इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आप इन दोनों लूप को लेके जब सॉल्व करते हैं, हम पूरा फाइनली इस पूरे लूप को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा I1P इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू एक्स और यहाँ पर हो जाएगा I1Q इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू आर। और फिर फाइनली हम इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा P अपॉन Q इक्वल्स टू X अपॉन R। तो इस तरह से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये वाला फॉर्मेट हमारा मिलना चाहिए, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन X आएगा, सॉरी P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन X हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको फाइनली डिराइव होके मिलेगा। तो मैंने आपको एक लूप रूल बताया और एक मैंने आपको बताया है जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल तो जंक्शन पे बेस्ड था, लूप रूल लूप पे बेस्ड था। लूप मैंने ब्रिज बना के एक लूप यहाँ कंसीडर करा था, एक लूप यहाँ कंसीडर करा था। ये वाला टर्मिनल हमारा R था, ये वाला टर्मिनल हमारा X था, ये हमारा P था और ये हमारा Q था। ठीक है, इस लूप को कंसीडर करा, इस लूप को कंसीडर करा। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर था G जो जन, इसमें हमने बोला कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन X। जब भी P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन X है, हमारा ये जो ब्रिज है वे बैलेंस कंडीशन में हो जाता है। और ये जो फॉर्मूला आपको मिल रहा है ये मीटर ब्रिज का फॉर्मूला है, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर बेस्ड हमारे पास एक एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, और उसके हेल्प से हम किसी भी डिवाइस का अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि हम कैसे एक लूप को लेंगे, उस पर हम लूप रूल लगा के उसका हम टोटल, अगर हमने उसमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्स बैटरी कनेक्ट नहीं किया है तो टोटल सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द डिवाइस विल बी 0। और सेकेंड लूप भी मैंने लिया, उसमें भी हमने टोटल सम ऑफ ऑल दैट, बिकॉज उसमें भी कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं था। और उसके बाद फिर मैंने इसमें बैलेंस्ड कंडीशन लगाई। तो जब बैलेंस कंडीशन लगाई तो मैंने आपको बता दिया कि IG पर करंट 0 हो जाएगा, IG में किसी भी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर IG में कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन X हमारा प्रूव हो जाएगा। और ये P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन X का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। तो इस तरीके से मैंने आपको किरचॉफ्स लॉ के साथ साथ मीटर ब्रिज का एक फॉर्मूला भी डिराइव करवा दिया है। जो जंक्शन रूल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, और जो लूप रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर लूज। कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन में आपको यही चीज है, क्योंकि सुनने में ऐसा ही अभी तक आया है कि आपका जो 12th क्लास अगर आप फोकस कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को देखकर 12th क्लास को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद 50% पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा। उस हिसाब से आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड स्टडी ना करके, बहुत टिपिकली आपको मूव ना करके, ये छोटी छोटी चीजें हैं उन पर कंसंट्रेट ज्यादा करना चाहिए। आपको सिर्फ एनसीईआरटी बुक को कंसंट्रेट करना चाहिए। रीजन है उसका क्योंकि बहुत सारी कोचिंग क्लासेस अभी नहीं चल रही हैं, तो आपको शायद कुछ परेशानियां होंगी। वीडियोस देखकर आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।